हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक है दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। आफ्टर दैट IUPAC नॉमेनक्लेचर। इस टॉपिक के बिना भी क्या होगा, आपकी जो 12th की ऑर्गेनिक है वो कंप्लीट नहीं होगी। बिना ये टॉपिक जाने आप ये 12th की ऑर्गेनिक को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस होती हैं वो विदाउट मैकेनिज्म के नहीं की जा सकती। क्लियर है? कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उन्हीं प्रिंसिपल को हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे रूल्स इसके अंदर आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होगा वो आपके लिए ईजी होगा। और जितना ज़्यादा ईजी होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोई भी सिंगल मार्क्स भी नहीं कट होगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखो हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं वो कुछ रूल्स के बेसिस पे चलती हैं। उन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये रूल्स क्या क्या है? सबसे पहले हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम बात करें दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज रेजोनेंस। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर ये चार फिनोमिना और IUPAC नॉमेनक्लेचर जो मैंने आपको वीडियो बना करके समझाए हैं हर टॉपिक के, अगर ये दो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनिक में आपका सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। क्लियर? तो ध्यान दो, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये चार फिनोमिना है जिसकी स्टडी आप लोगों को करनी है। ठीक है, और अगर ये फिनोमिना समझ में आ गए, ठीक है, तो आपके लिए ऑर्गेनिक की रिएक्शन आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला फिनोमिना होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है। जब कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन के रेफरेंस में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में? ठीक है, किसकी वजह से? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है X। ठीक है, सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज़्यादा है किससे? कार्बन से। तो सिंपल सी बात है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ये X अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो X अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, माइनस, इसलिए इस इफेक्ट को कहते हैं -I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, -I + I। क्लियर? तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है उसके ऊपर क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आती? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज़्यादा है किससे, कार्बन से, तो ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, -I इफेक्ट। क्लियर है? अब देखो कौन कौन से ग्रुप में -I इफेक्ट होता है। अगर NO2 जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, FCl Br I, जगह नहीं है इधर, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, OCH3, और एक हमारा फाइनली बचता है C6H5। ये जो ग्रुप है ये सब -I ग्रुप है। जब भी ये कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो इन ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है।
क्लियर है। तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ग्रुप के ऊपर जो चार्ज आएगा उसी के बेसिस पर हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। एक चीज़ आपको बता दूँ, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसका इफेक्ट 4 कार्बन तक अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 कार्बन तक की चेन होती है, तो सपोज X ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा पर कंपेरेटिवली कम, ये और कम, ये सबसे कम। बात समझ में? तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 4 कार्बन तक एप्लीकेबल होता है। भले ही उसका इफेक्ट कम हो जाए लेकिन वो एप्लीकेबल कहाँ तक होता है, 4 कार्बन तक। क्लियर है। अब देखो केस नंबर 2, जब कार्बन के साथ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को हम Y कह देते हैं। क्लियर है। सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Y, तो उस केस में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा Y से, Y के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। देखो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इस फिनोमेना को हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्या आ रहा था, माइनस, इसलिए इसको माइनस आई इफेक्ट बोला था। यहाँ पे ग्रुप के ऊपर प्लस आ रहा है इसलिए इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब देखो प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, आफ्टर दैट बात करें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, या खाली मिथाइल जुड़ा हुआ है। इन ग्रुप जो ग्रुप है इनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इन ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो फिर से सुन लो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जब कार्बन के साथ कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से जो ग्रुप है उसके ऊपर या तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा या कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। जिसकी वजह से ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, या तो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में? व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन ड्यू टू विच ग्रुप possess पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप, दिस इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। इन प्लस आई इफेक्ट, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज लोअर देन कार्बन, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, ग्रुप से, और ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज हायर देन कार्बन, तो उस केस में ग्रुप जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है। ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। तो ये ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो साथ साथ में एक पेपर और पेन लेकर के इसको नोट करते चलें। क्लियर है। बोले इंडक्टिव इफेक्ट का क्या यूज़ होगा। ठीक है। तो देखो पहली बात हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो पहला एप्लीकेशन तो क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से किसी भी बॉन्ड में पॉलरिटी आती है, बात समझ में, और जब बॉन्ड पोलर होता है तो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको आगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो सुन लो, पहला एप्लीकेशन क्या है, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बात समझ में। इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनते हैं जो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस बने हैं उनकी स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में है। तो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बात समझ में है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो है उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ये इंटरमीडिएट बच्चों 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है कार्बोकेटायन, सेकेंड इज
कार्बो एनायन, और तीसरा जो है दिस इज फ्री रेडिकल। भाषण में तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, तो इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं वो तीन चीज़ें बन सकती हैं, कार्बोकेटायन बन सकता है, कार्ब एनायन बन सकता है, और फ्री रेडिकल बन सकता है। क्लियर? अब देखो इनकी स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं 1 by 1, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल। क्लियर है? अब देखो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे सिंपल और बेसिक रूल होता है कि स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी कंपाउंड की वो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो स्टेबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की वो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमेशा गांठ बांध करके रखो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर है? क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो तुरंत कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के। अब देखो इधर हमारे पास 3 टाइप के कार्बोकेटायन है। पहला कार्बोकेटायन कौन सा है? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और फाइनली हमारे पास ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, सबसे पहला रूल याद रखना है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। क्लियर? अब देखो इधर CH3 अभी हम लोगों ने पढ़ा, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो देखो CH3 का प्लस आई इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। इस CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट, सपोज करो इसके पास +10 चार्ज है, इसके पास भी +10, इसके पास भी +10, इसके पास भी +10। CH3 ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +10 -1, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1 मान लेते हैं। तो सपोज +10 चार्ज है, इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो +10 -1 कितना हो गया? +9, यानी चार्ज एक बार कम हुआ है। +10 से +9 हो रहा मतलब चार्ज एक बार कम हुआ है। इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया तो +9 है, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, +9 -1 कितना हो गया? +8, तो चार्ज एक और बार डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +8 -1 कितना हो गया? +7, देखो चार्ज एक और बार डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो चार्ज जो है वो +7। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 2 ही प्लस आई ग्रुप है। इसने दिया तो चार्ज एक बार कम हुआ यानी कि +10 -1 यानी कि +9, एक और बार +8। यहाँ पे एक ही प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो +9। देखो यहाँ पर चार्ज कितना बचा? +9, यहाँ +8, यहाँ +7। सबसे कम चार्ज इसके पास है, सबसे कम चार्ज तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके पास मिनिमम चार्ज है। मिनिमम चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, इन तीनों कंपेयर में इसके पास क्या है? मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मिनिमम स्टेबल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है? तो अगर किसी रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है इंटरमीडिएट यानी कि बीच में, भाषण में है, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा अवेलेबल होगा किसके लिए? अटैकिंग स्पीशीज़ के लिए, और ज़्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। भाषण में है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? 3 डिग्री। ठीक है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। 3 डिग्री क्यों बोला? समझ में आया ना? जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री। 2 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो 2 ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर प्लस है वो 1 ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर? अब दूसरी स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। This is stability of कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो कार्ब एनायन बच्चों 3 टाइप के होते हैं, CH3, CH3
देन CH3, ये माइनस, ये 3 डिग्री कार्बन है, CH3 CH3, ये माइनस, ये 2 डिग्री, CH3 CH2 माइनस, ये 1 डिग्री। अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब इसकी स्टेबिलिटी समझने के लिए इन सब के ऊपर भी -10 चार्ज मान लो, ये -10 है, -10 है, देन -10 है। अब देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आया, इन सब का प्लस आई इफेक्ट है, -10 एक इलेक्ट्रॉन आया, -10 -1 कितना हो गया, -11, एक और आया -12, एक और आया -13, तो चार्ज 3 बार इंक्रीज हुआ। ये मैथमेटिक्स का माइनस नहीं है, केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो उसकी वजह से चार्ज आता है, ठीक है। मैथ्स वाला माइनस प्लस चार्ज नहीं होता ये, क्लियर है। तो देखो -10 था, एक इलेक्ट्रॉन आया तो -11, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो -12, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो -13, चार्ज 3 बार इंक्रीज हुआ, क्लियर है। यहाँ पे देखो चार्ज 2 बार इंक्रीज हुआ, यहाँ पे चार्ज 1 बार इंक्रीज हुआ, बात समझ में, ठीक है। तो इसके पास मैक्सिमम चार्ज है, और आपको पता है जिसके पास चार्ज मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, इस लॉ के बेसिस पर मिनिमम स्टेबल, ठीक है। ये मिनिमम स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन आयन के लिए आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्लियर है, बात समझ में, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्लियर है। अब देखो तीसरी और आखिरी केस की मैं बात करूँ, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ने से पहले ही समझ लो फ्री रेडिकल बनता कैसे है। जो कार्बन और ग्रुप के बीच में बॉन्ड है वो 2 तरह से टूटता है, ठीक है। एक होता है उसका होमोलिसिस, एक होता है हेट्रोलिसिस, ठीक है। हेट्रोलिसिस में क्या होता है, या तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से एक कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन एक एनायन बनता है, बात समझ में, ठीक है। पर होमोलिसिस में क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स सेम होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, बात समझ में। तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बना, जब सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों, फ्री रेडिकल, क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, क्लियर है, ठीक है। जब होमोलिसिस होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं तो उस केस में यहाँ पर फ्री रेडिकल बना। देखो फ्री रेडिकल के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, बात समझ में, ठीक है। भले ही इसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि इसे खुद का इलेक्ट्रॉन कोई लेके नहीं गया, इसे खुद का इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेके जाता तो उसके ऊपर प्लस आता, और जिसने लिया उसके ऊपर माइनस आता। इसका खुद का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, इसलिए इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, और इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिट कंपाउंड किसकी तरह ट्रीट होता है, कार्बोकेटायन की तरह। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिट कंपाउंड किसकी तरह ट्रीट होता है, कार्बोकेटायन की तरह, कार्बोकेटायन की तरह ट्रीट होता है। अब जैसे हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी थी, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। वैसे ही इसका भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या आएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बराबर। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया है फ्री रेडिकल का वो जस्ट लाइक कार्बोकेटायन की तरह क्यों आया समझ में ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिट कंपाउंड जो होता है वो कार्बोकेटायन की तरह ही ट्रीट होगा। तो फ्री रेडिकल जो है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है 3 2 1, ठीक है। कार्बोकेटायन का भी ऑर्डर यही है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और हम बात करें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्लियर है। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट का ये एप्लीकेशन भी देख लिया, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। पर वो जब चैप्टर्स में आएगा तब उसको एक्सप्लेन करके ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया, जब कार्बन के साथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो ग्रुप के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का हो गया, प्लस आई माइनस आई, ठीक है। अगर ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो प्लस आई और माइनस नेगेटिव चार्ज आए तो माइनस आई, क्लियर है।
कौन कौन से ग्रुप पॉजिटिव प्लस आई शो करते हैं, कौन कौन से माइनस आई शो करते हैं, उन्होंने देख लिया। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी देख लिया हम लोगों ने। एप्लीकेशन क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों ने देख लिया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो शुरू करेंगे क्या, रेजोनेंस। क्लियर है, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आप इसको एक बार नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब हम इसका यूज़ करेंगे तब वापस से आपको ये पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो आपके नोट्स है वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।